वेलकम टू हेल गार्डन। ये है एपिसोड नंबर 96 ऑफ BTTH नोवेल। वीडियो होने वाला है बहुत मजेदार, इसलिए पूरा देखना। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान 9 स्टार द हुआंग में ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसके बाद वो जाता है पास की सिटी के एंट्रेंस के पास, लेकिन वहाँ पे बहुत ही लोगों की भीड़ हो रखी थी। जब जियान दुपंग पहन के और क्लोज जाता है तो एक सिल्वर स्क्रोल में उसका फोटो छपा हुआ था, यानी कि ये था वांटेड पोस्टर, जो कि विंड लाइटिंग पवेलियन के द्वारा लगाया गया है। लोग ये भी बात करते हैं कि टियानबे सिटी का हान क्लैन भी अंडर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये सुन के जियान का तो दिमाग बनना गया था। वहीं से रवाना हो जाता है वो टियानबे सिटी की तरफ। टियानबे सिटी में विंड लाइटिंग पवेलियन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो रखे थे। इनका इंतजार चलता है 7 दिनों तक। जब लोगों को लग रहा था कि जियान ने सबको उल्लू बना दिया है और वो यहाँ पर नहीं आने वाला, तभी आसमान में एक रे ऑफ लाइट दिखाई देती है, जिससे पूरी सिटी में खलबली मच गई थी। एपिसोड भी यहीं से शुरू होता है। ये रे ऑफ लाइट बादलों को चीरते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। किसी फॉलिंग स्टार की तरह ये तुरंत ही गायब हो जाती है। पलक झपकते ही टियानबे सिटी के आसमान में अपीयर हुई थी। हमें दिखाई देता है एक स्किनी सा फिगर। जैसे ये फिगर अपीयर हुआ था, टियानबे सिटी और भी डिम और सोलम हो गई थी। जियान इतनी खतरनाक तरीके से बादलों को चीरता हुआ आया था कि उन बादलों से एक स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। ये टॉर्नेडो नीचे कई बिल्डिंग्स में जाके टकराता है। पानी की छपाक छपाक आवाजें आ रही थी। ये बारिश इतनी खतरनाक तरीके से आई थी कि लोगों को बिल्डिंग में एंटर करने का भी टाइम नहीं मिलता। खैर, अभी लोगों को भी इसकी चिंता नहीं हो रही थी। उन सभी की नजरें टिकी हुई थी आसमान में फ्लोट कर रहे फिगर पे। कई लोगों ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि जब जियान को मालूम है कि टियानबे सिटी इतनी खतरनाक जगह बन चुकी है, उसके बाद भी अपने आप को रिवील करेगा। अभी कई लोग जो ऊपर देख रहे थे, उनकी आंखों में एक रिस्पेक्ट दिखाई देता है। बाकी की और बातों की जरूरत ही नहीं है। जियान ने यहाँ पे आके ये शो कर दिया है कि वो कितने करेज को पोजेस करता है। जब ये बारिश हो ही रही होती है, तभी शू शू साउंड के साथ कई रसिंग आवाज आती है। बिल्डिंग्स पे कई फिगर अपीयर हुए थे। इनकी आइस कोल्ड आंखें टिकी हुई होती है आसमान में। उस फिगर पे एक आवाज जाती है, हु आर यू। जियान आसमान में अपने हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ था। कोई भी रेन ड्रॉप जो कि उसके 10 मीटर के रेडियस में एंटर करता था, वो अपने आप ही डिसअपीयर हो जाता था। दूर से देखने पे तो ऐसा लग रहा था जैसे जियान को एक इनविजिबल वॉल ने कवर करके रखा है। वो एक काम आवाज में बोलता है, मैं हूँ जियान। इस नाम को सुन के जो सामने ग्रीन क्लोथ मैन खड़ा हुआ था, उसकी आंखें आइस कोल्ड हो जाती हैं। वो चिल्लाते हुए बोलता है, एल्डर्स ने ऑर्डर दिया है, जियान के ऊपर तुरंत हमला करो। उसके मुंह से आवाज निकली थी। तभी आसपास की कई बिल्डिंग्स में से फिगर बाहर आते हैं। वो साथ में बोलते हैं, अंडरस्टूड। तुरंत ही उनके हाथों में स्पीयर्स अपीयर हुए थे। ये स्पीयर्स ट्रेम्बल होते हैं। ये फिगर्स रैन को काटते हुए जियान की तरफ शूट हो जाते हैं। ये देख के जियान के चेहरे पे भी कोल्ड स्माइल आ जाती है। जैसे ही वो अपने हाथ को कर्ल करता है, एक मैजेस्टिक जेड ग्रीन फ्लेम वहां से बाहर रिलीज होती है। 100 फीट में जो भी बारिश की बूंदें थी, वो तुरंत ही वेपराइज हो जाती हैं। जियान की हेवली फ्लेम से जो फ्लेम सरपेंट क्रिएट हुआ था, इसकी स्पीड बहुत ही तेज थी। अभी किसी ने पलकें भी नहीं झपका पाई थी। ये सरपेंट उन विंड लाइटिंग पवेलियन के डिसाइपल्स के सामने अपीयर होता है। इसके फ्राइटनिंग हाई टेम्परेचर की वजह से सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इससे पहले वो अटैक कर पाए, ये फायर सरपेंट उन्हें अप्रोच करता है। हम देखते हैं सरपेंट को अपनी टेल को घुमाते हुए, जो सीधी जाके लगती है सभी के चेस्ट पे। इमीडिएटली सबके मुंह से चीखने की आवाजें बाहर आती हैं। वो लोग आसमान से नीचे गिरने लगे थे। नीचे गिरने के बाद वो अपनी छाती पकड़ के चिल्लाते रहते हैं। जब जियान विंड लाइटिंग पवेलियन के इतने सारे दोवांग एक्सपर्ट्स को सिर्फ एक ही अटैक से पीछे फेंक देता है, तो फिर टियानबे सिटी में जो स्काई स्टोन स्टेज तक नहीं पहुंच पाए थे, वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इवन कई ऐसे दो हुआंग एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते। जियान को डिसअपीयर हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। विंड लाइटिंग पवेलियन के इन एक्सपर्ट्स को डिफीट करने के बाद जियान का ध्यान जाता है हान क्लैन की तरफ। उसकी कोल्ड आवाज टियानबे सिटी में गूंजती रहती है। वो कहता है, विंड लाइटिंग पवेलियन के लोगों की बस इतनी औकात है, तुम इन छोटे मोटे नमूनों को क्यों आगे भेज रहे हो? अगर मुझे कैप्चर करना है तो तुम तीनों एल्डर्स क्यों नहीं आगे आते? तुरंत ही एक और आवाज आसमान में गूंजने लगती है। वो कहता है, तुम यंगर जनरेशन के ऐसे पहले एक्सपर्ट हो जिसे कैप्चर करने के लिए हम तीनों को हाथ को ज्वाइन करना पड़ रहा है। अगले ही पल में ऐसा लग रहा था जैसे इस बारिश को किसी ने बीच में ही चीर दिया हो। 3 बुड्ढों को हम खुले आसमान में वॉक करते हुए देखते हैं। इन तीनों बुड्ढों को देख के जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, जियान की आंखें भी श्रिंक हो जाती हैं। इन तीनों का ऑरा चैनियन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। जियान के गैस के हिसाब से ये सभी 5 स्टार दोजोंग पे हैं। और तो और जब जियान ध्यान से ऑब्जर्व करता है, तो बड़ी सिल्वरी आईब्राउज वाले बुड्ढे की स्ट्रेंथ 5 स्टार दोजोंग के पीक पे होगी। 3 5 स्टार दोजोंग एक ही बार में अपीयर हुए थे। और तो और ये स्ट्रेंथ बस नॉर्दर्न पवेलियन की है। अगर चारों पवेलियन इकट्ठी हो जाती हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे पहुंचने वाली है? लगता है विंड लाइटिंग पवेलियन सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से ही सेंट्रल प्लेन्स का टॉप फैक्शन नहीं बना। जियान एक हल्की आवाज में कहता है कि तुम तीनों डाइन, ले और फंग हो गया ना। लगता है विंड लाइटिंग पवेलियन का मेरे बारे में काफी हाई ओपिनियन है। वो सिल्वर कलर की आईब्रो वाला ओल्ड मैन बोलता है, क्योंकि तुम चैनियन को मार सकते हो तो तुम्हें ऑर्डिनरी कंसिडर नहीं किया जा सकता। हम तीनों का एक साथ में अपीयर होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उसके मुंह से आवाज निकलती है, आसमान में थंडर्स की आवाज आती है। नीचे खड़ी सिटी के लोग काफी प्रेशर फील कर रहे थे। जियान कहता है, ऐसा होने पे वो अपने आप को ही ब्लेम कर सकता है, इसमें और किसी की कोई गलती नहीं है। एक बुड्ढा जिसके चारों तरफ थंडर बोल्ट्स घूम रहे थे, वो कहता है, तुम हमारी विंड लाइटिंग पवेलियन की 3000 लाइटिंग मूवमेंट को जानते हो और तुमने हमारे एक एल्डर को भी मारा है।
तुम्हारा ये ऑफेंस हम बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम यंगर जनरेशन से बिलोंग करते हो, तो हम तुम्हें विंड लाइटिंग पवेलियन में जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं। हो सकता है पवेलियन मास्टर तुम्हारी जान को बख्श दें। जियान एक स्माइल के साथ रिप्लाई करता है कि अगर मैं सच में वहां पर चला जाता हूँ तो मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। एक ग्रीन कलर के कपड़े पहने ओल्ड मैन जियान की आवाज सुन के उसका चेहरा एकदम डार्क हो जाता है। वो एक डीप आवाज में कहता है कि इस लड़के से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम इसे कैप्चर करते हैं। हमारे पवेलियन मास्टर ने कहा है कि जो भी विंड लाइटिंग पवेलियन को ऑफेंड करेगा उसे एक कीमत तो चुकानी ही होगी। हम इसे कैप्चर करके सबसे पहले इसे क्रिपल करेंगे, जिसके बाद ये विंड लाइटिंग टावर में हमेशा कैद रहेगा, जिससे बाकी के लोगों को भी समझ में आ जाए कि हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन के लोगों को टच करने के आखिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जब इस बुड्ढे के शब्द जियान के कानों में जाते हैं तो उसका वो स्माइलिंग चेहरा एकदम कोल्ड हो जाता है। किसी को क्रिपल करना और उसे हमेशा के लिए कैद करके रखना, ये दोनों ही पनिशमेंट इतनी एक्सट्रीम थी कि ये बहुत ही फ्राइटनिंग थी। जियान अपने हाथ को वेव करता है, तुरंत ही अर्थ डीमन पपेट उसके सामने अपीयर हुआ था। फाइनली वो जियान के साइड में आके खड़ा हो जाता है। उसकी वो डार्क कोल्ड खाली सी आंखें उस हरे कपड़े वाले बुड्ढे पे टिकी हुई होती हैं। जियान एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, तुम मुझे क्रिपल करना चाहते हो? चलो मैं भी देखता हूँ तुम्हारे पास क्या वो क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे ही अर्थ डीमन पपेट अपीयर हुआ था, विंड लाइटिंग पवेलियन के तीनों एल्डर्स के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो नोट करने के साथ बोलते ही, सच में दोजोंग लेवल का पपेट है। हमारी विंड लाइटिंग पवेलियन भी ऐसे ट्रेजर को पोजेस नहीं करती। बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम्हारे पास ऐसा ट्रेजर होगा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। जियान अपने हाथ में स्नो व्हाइट रिंग को रब करके बोलता है, अगर ये काफी नहीं है तो फिर ये कैसा है? उसके मुंह से आवाज आई थी, तभी एक बहुत ही वास्ट अमाउंट में एनर्जी उसकी बॉडी में जाने लगती है। इस फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने जियान की आंखों को भी चमका दिया था। जैसे ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान की बॉडी में फैलने लगती है, लोगों की शॉक्ड आंखों के सामने उसका ऑरा इंक्रीज होने लगा था। ये ऑरा पूरे आसमान में फैल जाता है। इवन जो स्टॉर्म क्रिएट हुआ था वो भी सॉरी की वजह से पॉज हो जाता है। जब जियान की वो काली आंखें पूरी तरीके से सिल्वर हो जाती हैं, तभी उसका बढ़ता हुआ ऑरा रुकता है। उसकी वो सिल्वर आंखें फोकस करती हैं फंगले और डायन की तरफ। वो एक काम या डीप आवाज में बोलता है, क्या हुआ, ये सफिशिएंट है? वो सिल्वरी आईब्राउज वाला बुड्ढा जियान को काफी इंटेंसली देखता है। फाइनली कुछ समझ आने के बाद वो बोलता है, जैसा कि होंगटियान शाओ ने बोला था, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका ऑरा 7 स्टार के पीक पे पहुंच चुका है और 8 स्टार दोजों को अप्रोच कर रहा है। और तो और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। लगता है तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी है, वरना तुम खुद पे रिलाई करके अपनी स्ट्रेंथ को इतना इंक्रीज नहीं कर सकते। जियान की आंखें नैरो हो गई थी। इस बुड्ढे की आंखें बहुत ही ज्यादा शार्प हैं। इसने इस पावर के बारे में तुरंत ही पता लगा लिया था। इसका कंपैरिजन उस चैनियन से बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो लंबी आईब्राउज वाला एल्डर बोलता है, तुम्हारी ये स्ट्रेंथ सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी मैं कहूँ कि तुम चैनियन को कैसे मार पाए, लेकिन फिर भी आज तुम टियानबे सिटी से बाहर नहीं जा पाओगे। वो कहता है, होंगटियान शाओ, ये पपेट तुम्हारे ऊपर है। तभी सिटी के कॉर्नर से एक और फिगर फ्लैश होता है। ये फिगर था होंगटियान शाओ का। वो कहता है, एल्डर आप चिंता मत करो, जब तक आपकी बैटल खत्म नहीं हो जाती ये पपेट बिल्कुल बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। इस बुड्ढे को देख के जियान की आईब्रोज और भी निट हो गई थी। लगता है इस बुड्ढे को अपनी मौत का बिल्कुल भय नहीं है। जैसे ही होंगटियान शाओ अपीयर हुआ था, हान क्लैन से एक और फिगर फ्लैश होता है, लेकिन इस फिगर को अपीयर होता हुआ देख उस लंबी आईब्रोज वाले एल्डर की आंखें एकदम चिली हो गई थी। वो एक कोल्ड आवाज में बोलता है, हानफे, अगर तुमने आज यहाँ पे इंटरवीन किया तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि तुम्हारा हान क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस आवाज को सुन के वो फिगर पॉज होता है। अभी हानफे के चेहरे पे एक स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशन था। जब हानफे एकदम स्ट्रगल कर रहे थे, तभी आसमान से जियान के हंसने की आवाज आती है। वो कहता है, ओल्ड मिस्टर हान, ये मैटर मेरे और विंड लाइटिंग पवेलियन के बीच का है, आपको इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। हानफे गहरी सांस लेते हैं। फाइनली वो जियान को देख के अपने दोनों हाथ कप करते हैं। वो कहते हैं, ब्रदर जियान, हान क्लैन आपसे दोस्ती कर पाया ये हमारे लिए किस्मत की बात है। इसके बाद उनका ध्यान जाता है विंड लाइटिंग पवेलियन के इन तीनों एल्डर्स की तरफ। आंखों में गुस्सा लेके वो वापस हान क्लैन में चले जाते हैं। जब हानफे वापस लौट जाते हैं तो उस लंबी आईब्रोज वाले एल्डर का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाता है। वो आसमान में चिल्लाते हुए बोलता है, विंड लाइटिंग पवेलियन के सभी लोग सुनो, तो मैं हेवन लाइटिंग प्रेजेंट फॉर्मेशन क्रिएट करनी है। इसके मुंह से जैसे ये आवाज बाहर आई थी, टियानबे सिटी में कई लोगों को यस बोलने की आवाज आती है। जियान के आसपास में कई रशिंग साउंड सुनाई देते हैं। जियान को 8 कॉर्नर से इन लोगों ने सराउंड करके रखा था। जैसे ये लोग हैंड सीज को बनाते हैं, एक लाइटिंग थंडरबोल्ट क्रिएट होता है। ये थंडरबोल्ट आसमान की तरफ शूट हो गया था। एक इंस्टेंट के बाद आसमान से कई ग्लो नीचे आते हैं। ये लाइटनिंग्स काफी डेंस थी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जियान चारों तरफ से गिर चुका था। उन तीनों एल्डर्स की बॉडी से भी ब्राइट लाइटनिंग बाहर आती है। इमीडिएटली वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे बड़े से लाइटनिंग पिलर में, जो कि आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं। जब ये आसपास में लाइटनिंग ग्लो कर रही थी, अब वो और भी डेंस तरीके से चमकने लगती है। ऊपर से आवाज आती है कि तुम्हारा ओरिजिन चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरेंडर के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑफ कोर्स तुम एक मौत का रास्ता भी चुन सकते हो। इस आवाज को सुन के कई नॉर्मल लोगों की रूहें कांप गई थी। एक के बाद एक थंडरबोल्ट्स नीचे आ रहे थे। देखने से ऐसा लगता है जैसे आसमान छोटे छोटे लाइटनिंग स्नेक से भरा हुआ है। कोई दूर से ही पता लगा सकता है कि ये लाइटनिंग एक इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी को कंटेन करती है। आसमान में बैंग बैंग की थंडरस आवाज सुनाई देती है। जियान भी अपना सर ऊपर उठा के उन डार्क क्लाउड्स की तरफ देखता है, जो कि लाइटनिंग की वजह से एकदम सिल्वर
डिलीवरी हो गए थे। इन बादलों में एक एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग एनर्जी इकट्ठी हो रही थी। लगता है जियान को कैप्चर करने के लिए इस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन ने काफी खतरनाक अमाउंट में कैपिटल को बाहर निकाला है। नॉर्मली इतनी डेंजरस फॉर्मेशन को यूज नहीं किया जाता। तभी आसमान से उस बड़ी आईब्रोज वाले बुड्ढे की आवाज आती है। वो कहता है हान क्लैन को हॉस्टेजेस की तरह यूज करके तुम्हें बाहर निकालना नॉर्मली हमारी विंड लाइटिंग पवेलियन की स्टाइल नहीं है। हो सकता है आज के इस मैटर की वजह से कई लोग हमें क्रिटिसाइज करें, इस वजह से हम ये लास्ट टाइम करेंगे। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुम्हें कैप्चर करके रहेंगे। हमारी 3000 लाइटिंग मूवमेंट बाहर नहीं जा सकती। आज यहाँ पे चाहे कोई भी जीते, हान क्लैन इस मैटर से पूरी तरीके से बाहर हो गया है। बादलों से नीचे आने वाली ये आवाज पूरे टियानबे सिटी में गूंजती रहती है। जब ये लोग हान क्लैन को हॉस्टेजेस की तरह यूज कर रहे थे, इन्हें भी काफी प्रेशर को झेलना पड़ा था। इन शब्दों को यूज करके वो टियानबे सिटी के लोगों की आंखों में अच्छा बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इनका सबसे बड़ा एम ये है कि लोगों के दिमाग में बनी विंड लाइटिंग पवेलियन की नेगेटिव इमेज को ही सही करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल विंड लाइटिंग नॉर्दर्न पवेलियन पूरे विंड लाइटिंग पवेलियन का बस एक ही पार्ट था। अगर वो अपने इन एक्शंस की वजह से पूरे विंड लाइटिंग पवेलियन की रेपुटेशन को खराब करते हैं तो वो भी पनिशमेंट से नहीं बच सकते। जियान इन तीनों बुड्ढों को ध्यान से देखता है। अभी उसकी सिल्वरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। वो कहता है सीधा अटैक करो। मैं जियान खुद को तुम लोगों के द्वारा कभी कैप्चर नहीं होने दूंगा और सरेंडर करने की तो बात ही भूल जाओ। अगर मुझे कैप्चर करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जेन्युइन एबिलिटी को दिखाना होगा। ये कहते कहते जियान उन तीनों एल्डर्स की तरफ पॉइंट करता है। साइड में खड़े अर्थ डीमन पपेट की आंखें भी ग्लो करने लगी थी। एक बार पैर को एम्प्टी एयर में पटक के वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक रे ऑफ लाइट में, जो कि आसमान की तरफ शूट हो जाता है। अर्थ डीमन पपेट ऊपर गया ही था तभी आसमान में एक क्रैक लाइन अपीयर होती है। होंग टियानशाओ हंसते हुए बाहर आता है। इस अर्थ डीमन पपेट को रोकते हुए बोलता है जियान तुम्हारे ओपोनेंट एल्डर ले और बाकी के लोग हैं। इस पपेट से तो मैं ही डील करूंगा। जियान होंग टियानशाओ को इंडिफरेंट तरीके से देखता है, उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है किल हिम। जियान के मुंह से शब्द निकले ही थे, अर्थ डीमन पपेट की बॉडी एकदम सिल्वरी ग्लो करती है। उसके आसपास की विंड्स एकदम शार्प हो गई थी। उसका हर एक पंच जब भी आगे जाता था हवा में एक सोनिक बूम क्रिएट होता था। फाइनली अटैक्स लगते थे सीधा होंग टियानशाओ के ऊपर। जब वो देखता है कि अर्थ डीमन पपेट एकदम सीरियस मोड में आ गया है तो फिर होंग टियानशाओ भी इसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। वो जानता था कि इस पपेट की स्ट्रेंथ बहुत ही फ्राइटनिंग है। अगर वो केयरलेस होता है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पपेट इसकी जान ही ले ले। अच्छी बात है कि होंग टियानशाओ के बस इसे होल्ड बैक करके रखना था। मजेस्टिक फायरी रेड दुई उसकी बॉडी से बाहर आती है। हाथ में अपीयर हो गई थी दो तलवारें। फाइनली वो भी कोलाइड हो जाता है सीधा अर्थ डीमन पपेट से। हवा में ये इंटेंस बैटल शुरू हो चुकी थी। जब होंग टियानशाओ सक्सेसफुली अर्थ डीमन पपेट को ब्लॉक कर लेता है तो फिर उस लॉन्ग आईब्रो वाले एल्डर का एक्सप्रेशन और भी डेंस हो जाता है। वो जियान की तरफ देख के एक डीप आवाज में बोलता है ये 9 हेवली लाइटनिंग प्रेजेंट फॉर्मेशन मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन की ग्रेट फॉर्मेशन है। इसे फॉर्म करने के लिए 23 दो हुआंग और 43 दो वांग एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है और तो और हम तीनों इसके सेंटर का काम करते हैं। अगर तुम इस ग्रेट फॉर्मेशन को तोड़ पाते हो तो तुम्हारा नाम जियान इस सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न रीजन में गूंजेगा। इन शब्दों के सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो अपने हाथों को ऊपर उठा के उन्हें रोटेट करता है। वहाँ पे काफी डेंस अमाउंट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना एक कैनन बॉल क्रिएट होता है जो कि एक बैंग साउंड के साथ ऊपर शूट हो गया था। जैसे जैसे ये आगे जा रहा था आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होता जा रहा था। जियान के इस अटैक को वो लॉन्ग आईब्रो वाला एल्डर बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। उसके हाथों की हैंडसील्स चेंज होती हैं। आसमान में वो थंडर क्लाउड्स भी चर्न होने लगे थे। तुरंत ही बादलों में से एक लाउड आवाज आती है। एक 10 फुट वाइड थंडरबोल्ट ड्रैगन की तरह नीचे आ गया था। फाइनली ये सीधा जाके टकरा जाता है उस कैनन वॉल से। हमें कई बार बूम बूम की आवाजें सुनाई देती हैं। इन दोनों ही अटैक्स ने एक दूसरे को अनाइलेट कर दिया था। इनके कोलिजन से एक फ्राइटनिंग एनर्जी वेव क्रिएट होती है, लेकिन जब ये एनर्जी वेव जियान या फिर उस एल्डर के 100 फीट के दायरे में पहुंचती है तो ये अपने आप ही गायब हो जाती है। जियान का ध्यान इन तीनों एल्डर्स की तरफ जाता है। इनके सर पे एक लाइटनिंग पिलर था जो कि आसमान की तरफ शूट हो जाता है। इन तीनों में ये लॉन्ग आईब्रो वाला एल्डर ही अटैक्स को डायरेक्ट कर रहा था। बाकी के दो अपनी बॉडी की दुकी को थंडर क्लाउड्स में सप्लाई कर रहे हैं। जियान कहता है ये ग्रेट फॉर्मेशन सच में काफी प्रोफाउंड है। तभी वो एल्डर अपने हाथों की हैंडसील्स को चेंज करना शुरू कर देता है। वो कहता है हेवन लाइटनिंग स्किल। आसमान में वो थंडरबोल्ट्स एकदम चर्न होने लगे थे। एक इंस्टेंट के बाद वो पॉइंट करता है अपनी उंगली को जियान की तरफ। आसमान में चीची साउंड के साथ कई थंडरबोल्ट्स इकट्ठे होने लगते हैं। फाइनली चारों तरफ से वो जियान की तरफ शूट हो गए थे। इनका ऑरा बहुत ही प्रेशराइजिंग था। हम जियान को अपने पैरों को एक बार नीचे पटकते हुए देखते हैं। तुरंत एक जेड ग्रीन फ्लेम ने 100 फीट को कवर कर लिया था। अगले ही पल में ये फ्लेम ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक फायर वोल्फ में जो कि आसमान की तरफ देख के हाउल करता है। जैसे इसने अपने मुंह को खोला था वहां से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। वो सारे के सारे थंडरबोल्ट स्वैलो कर लिए गए थे। जब इस पूरी लाइटनिंग को वो फायर वोल्फ निकल लेता है तो उसके अंदर से वेव आफ्टर वेव कई मफल्ड आवाजें आने लगती हैं। उसकी बॉडी भी धीरे धीरे पेल होती जा रही थी। फिर भी एट द एंड वो सारे के सारे थंडरबोल्ट्स रिफाइन कर लिए जाते हैं। जियान आसमान की तरफ पॉइंट करके बोलता है गो। तुरंत ही उस फायर वोल्फ की आंखों में एक फियर्स एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। बड़े बड़े कदमों को आगे बढ़ाते हुए वो आसमान की तरफ शूट हो जाता है। इसकी डायरेक्शन थी उस बड़े बॉय वाले एल्डर की तरफ। ये फायर वोल्फ वहां तक पहुंचा भी नहीं था, लेकिन इसके हाई टेम्परेचर की वजह से उन तीनों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे।
वो सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं हेवनली फ्लेम। बीच में खड़ा बुड्ढा चिल्लाता है हेवन लाइटनिंग स्लैश। एक ब्राइट सिल्वर ग्लो आगे की तरफ शूट हुआ था। इमीडिएटली जो वोल्फ आगे जा रहा था वो भी पॉज हो जाता है। हम उसे इल्यूजनरी होते हुए देखते हैं। एंड में जाके ये बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है। दोनों पार्टीज के बीच में बैटल को स्टार्ट हुए बस 10 ही मिनट हुए थे, लेकिन ये यूज करे हुए अटैक्स काफी डेंजरस थे। इस बैटल का इतना खतरनाक लेवल चला गया था कि कोई ऑर्डिनरी दोस्तों इसमें ज्वाइन भी नहीं करना चाहेगा। जियान के दिमाग में सडनली टियानजुनजे की आवाज आती है। वो कहते हैं जियान ज्यादा डिले मत करो, उनके पास उस ग्रेट फॉर्मेशन की हेल्प है, वो लगातार लाइटिंग अटैक्स को लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुम्हारी बॉडी में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। इस वजह से इस मैटर को जल्दी ही सॉल्व करना होगा। ये सुन के जियान एक नॉड करता है। एक गहरी सांस के बाद उसकी उंगली चली गई थी उस फायर सील पे जो कि मास्टर यालाओ ने उसके फोरहेड पे छोड़ी है। अगले ही पल में बाहर आती एक डेंस व्हाइट फ्लेम। बोन चिलिंग फ्लेम जैसे ही अपीयर हुई थी, जियान इसे पकड़ लेता है। वहीं पे जो ग्लेस लोटस हार्डकोर फ्लेम होती है वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक थी फॉलन हार्ट फ्लेम तो फिर दूसरी थी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम। अब उसके सामने 3 तरह की हेवनली फ्लेम फ्लोट कर रही होती है। जैसे ही वो अपने हाथों को क्लेंच करता है, ये तीनों मर्ज होना शुरू हो गई थी। इमीडिएटली एक वाइल्ड और वायलेंट नेचर की एनर्जी यहाँ से स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। वो तीनों एल्डर्स जो कि अभी अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, जैसे ही उन्हें जियान के सामने 3 हेवनली फ्लेम्स दिखाई देती हैं, इनके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। वो एक डिसबिलीफ के साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं 3 तरह की हेवनली फ्लेम सामा खाना। खासकर इस सीन को देख के उस लंबी आईब्रोज वाले एल्डर्स के एक्सप्रेशन और भी ग्लूमी हो गए थे। बाकी के दोनों से वो आंखों ही आंखों में बात करता है। फाइनली वो लोग अपनी दाती मिस के हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे इनकी हैंड सील्स चेंज हो रही थी, इनके सर के ऊपर का वो लाइटिंग पिलर और भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इतनी डेंस अमाउंट ऑफ दुखी की सप्लाई की वजह से आसमान के वो लाइटनिंग क्लाउड्स किसी एंशिएंट बीस्ट की तरह दिखाई दे रहे थे। इनमें से इतनी डेंजरस रंबलिंग साउंड्स बाहर आती हैं जिन्हें सुनकर नीचे खड़े लोग नंब हो जाते हैं। एक एनर्जी जो कि इससे बिल्कुल कम नहीं थी, उनसे थोड़ी दूरी पे ये फॉर्म हो रही थी। जब ये वाइल्ड और वॉलेंट एनर्जी फॉर्म होती है तो उन तीनों एल्डर्स के चेहरे एकदम पेल पड़ जाते हैं। जियान के हाथ में 3 तरह की हेवनली फ्लेम्स मर्ज हो रही थी। उनके मर्ज होने के दौरान कुछ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ बाहर आती है। जियान के आसपास का स्पेस एकदम शीशे की तरह टूट रहा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जियान के पास ऑलमोस्ट 8 स्टार दोस्तों की स्ट्रेंथ है। ऐसी कंडीशन की वजह से 3 तरह की हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही समय के बाद एक बॉस वेशन साइज 3 कलर्ड फायर लोटस उसके पाम के ऊपर फ्लोट करने लगता है। जैसे ये 3 कलर का लोटस घूमता था, ये अपने सराउंडिंग स्पेस को एकदम टोफू की तरह काट देता था। जैसे इस 3 रंग के लोटस को जियान स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, टियानजुनजे की आवाज उसके दिमाग में आती है। वो कहते हैं जियान इस अच्छी चीज को तो उस थंडर क्लाउड की तरफ फेंको, वो ही फॉर्मेशन का सेंटर है। जैसे ही वो जगह डिस्ट्रॉय होती है, वो तीनों एल्डर्स भी इंजर्ड हो जाएंगे। जो भी उस फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को एक बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। ये सुन के जियान का हाथ मूव करता है। ये 3 कलर्ड फायर लोटस रोटेट करते हुए आगे जाता है। इसका टारगेट थे वो चर्न हो रहे क्लाउड्स। जियान के ऐसे एक्शंस को देख के उन तीनों एल्डर्स के एक्सप्रेशन अगली हो गए थे। तुरंत ही वो अपनी जीभ को बाइट करते हैं। काफी अमाउंट में एसेंस ब्लड उन क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। वो चिल्लाते 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन थंडर गॉड्स फ्यूरी। इनके मुंह से ये आवाज बाहर ही निकली थी। आसमान के उन बादलों में बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन्स होते हैं। उनका चर्न होना भी बंद हो जाता है। इमीडिएटली वो ब्राइटली ग्लो करते हैं। हमें दिखाई देता है एक इनॉर्मस लाइटनिंग फिस्ट जिसका साइज 100 मीटर से ज्यादा का होगा। ये बादलों को फाड़ते हुए नीचे आता है। जैसे ये फिस्ट आसमान में अपीयर हुआ था, चारों तरफ कई शार्प सोनिक बूम साउंड सुनाई देते हैं। बिजलियों की क्रैकलिंग आवाजें आती हैं। इवन जो नीचे स्ट्रीट था उसका ग्राउंड भी क्रैक हो जाता है। ये इनॉर्मस लाइटनिंग फिस्ट अपनी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ के साथ नीचे की तरफ आता है। इसका मोमेंटम ऐसा था कि इसके सामने जो भी आएगा उसे डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एक 3 रंग की लाइट बिना किसी रेजिस्टेंस के आगे बढ़ती जा रही थी। ऑल्दो इसका साइज काफी कम था, लेकिन ये अपने साथ स्पेस को लगातार क्रैक करते हुए आगे बढ़ रही थी। आसमान में एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है। इन डेंस बादलों की वजह से जो माहौल काफी डिम हो गया था, वो भी एकदम सूरज की तरह चमकने लगता है। धीरे धीरे ये ग्लो और भी ब्राइट होता जा रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये ग्लो कैसा है। इतनी इंटेंस लाइट उन्हें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। नॉर्मल इंसानों के सामने बस व्हाइटनेस ही व्हाइटनेस थी। इस लाइट के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। आसमान में बादलों के टकराने की आवाजें लगातार आती रहती हैं, लेकिन जिस सोल स्टिरिंग एक्सप्लोजन को सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अपीयर नहीं होता। जिस जगह पे वो 3 कलर लोटस उस फिस्ट से टकराया था, उस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे कई स्पेशल फोल्ड्स हो रहे थे जिन्हें खुली आंखों से देखा जा सकता था। ये दोनों फ्राइटिंग एनर्जी से एक दूसरे को इरोड करने की कोशिशें कर रही थी। जैसे इन दोनों एनर्जी का इरोजन और भी इंटेंस होता है, वहाँ पे एक आधे फीट जितना बड़ा ब्लैक होल अपीयर होता है। एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि स्पेस इस पावर को संभाल नहीं पा रहा था। स्पाइडर वेब्स की तरह चारों तरफ क्रैक्स फैलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये रियलिटी ही टूटने वाली है। अगले ही पल में ये ब्लैक होल ग्रेजुअली वाइड होने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में इसका साइज हो गया था 100 फीट के अराउंड। लोगों की आंखें एकदम फटी रह जाती हैं। इस ब्लैक होल की ग्रोथ के साथ साथ वो 3 रंग का फायर लोटस और ये फिस्ट एकदम फ्लक्चुएट करने लगे थे। फिस्ट में से एक डेंस अमाउंट में लाइटिंग एनर्जी रिलीज होती है। ये लाइटिंग स्नेक्स लगातार उस फायर लोटस पे अटैक कर रहे थे, लेकिन
इन सारे वायलेंट अटैक्स के सामने वो 3 कलर्ड फायर लोटस एकदम काम हो जाता है। जैसे जैसे ये रोटेट होता है इसके अंदर से छोटे छोटे 3 कलर्ड फायर सीडलिंग्स बाहर आते हैं। ये फायर सीड्स सारी की सारी लाइटिंग एनर्जी को रोक रहे थे। ऑल्दो आसमान में से कोई आवाज नहीं आ रही थी और जो एक्सपेक्टेड एक्सप्लोजन था वो भी नहीं हुआ था, लेकिन शार्प आई साइट वाले लोग समझ जाएंगे कि ये जो आसमान में हो रहा है वो और भी ज्यादा फ्राइटनिंग है। इस एक्सचेंज के 100 मीटर के दायरे में सभी लोग, जिनमें जियान और वो तीनों विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर्स भी शामिल हैं, इनकी हालत काफी मेजरेबल होने वाली है। उस पूरी की पूरी स्पेस को वेव आफ्टर वेव फ्राइटिंग एनर्जी ने कवर करके रखा है। सीन शिफ्ट होता है इस फायर लोटस की तरफ। जैसे ये 3 रंग की लाइट रोटेट कर रही थी, वो सामने का बड़ा सा फिस्ट डिम होता जा रहा था। एट द सेम टाइम वो तीनों एल्डर्स के चेहरे भी एकदम सफेद होते जा रहे थे। ये फायर लोटस जिस डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को पोजेस करता था, उसे सेंस करके इन सभी की रूहों ने कांपना शुरू कर दिया था। हमें सुनाई देता है क्रैक का साउंड। जो फायर लोटस अभी तक स्लो स्पीड में रोटेट हो रहा था, अचानक से इसकी घूमने की स्पीड खतरनाक तरीके से राइज होने लगती है। जैसे जैसे इसकी स्पीड तेज होती जा रही थी, वो फिस्ट भी एकदम डिम होता जा रहा था। एंड में इन तीनों बुड्ढों के डब्बे जैसे मुंह के सामने वो फिस्ट अचानक से ट्रेम्बल होता है। धीरे धीरे उससे कई क्रैक लाइंस ने कवर कर लिया था। इवेंचुअली एक और क्रैक का साउंड आता है। ये फिस्ट तुरंत ही कोलैप्स हो गई थी। जब ये 3 एल्डर्स इस ग्रेट फॉर्मेशन की भी हेल्प ले रहे थे, तब भी इस 3 कलर्ड फायर लोटस को वो रोक नहीं पाए। अगर जियान ने अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ इस 3 कलर्ड फायर लोटस को क्रिएट किया होता, ऑफ कोर्स इसकी स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक नहीं होती। हाउएवर जियान ने करेंटली टियानजुनजे की स्ट्रेंथ को बोरो किया है। उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी फ्राइटिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। इस वजह से इन 3 रंग के फायर लोटस की स्ट्रेंथ, जिसे जियान ने करेंटली डिस्प्ले किया है, नेचुरली एक्सट्रीमली टेरिफाइंग हो गई है। आफ्टर ऑल, जैसे जैसे जियान की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है, ये एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक भी जियान के साथ ग्रो करती है। पता नहीं ऑथर को क्या चुल है, वो बीच में ही नई कहानियां शुरू कर देता है। हम लौटते हैं करंट सीन पे। जैसे ही बड़ी सी फिस्ट कोलैप्स हुई थी, वो तीनों एल्डर्स एकदम ग्रग साउंड के साथ अपने मुंह से खून बाहर फेंकते हैं। उनकी आंखों का शॉक और भी डेंस हो जाता है। वो इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि जब उन तीनों ने अपने हाथों को ज्वाइन कर लिया, साथ ही में उनके पास 9 हेवनली लाइटिंग फॉर्मेशन भी है, फिर भी वो जियान के इस फ्राइटनिंग फायर लोटस को रोक नहीं पाए। वो फिस्ट कोलैप्स तो हो गया था, लेकिन उस फायर लोटस का रंग भी काफी डिम हो गया था। अच्छी बात यह है कि ये सिंपली स्कैटर नहीं हुआ। थोड़ी देर तक ये पॉज होता है, फिर ये एक शू साउंड के साथ आसमान की तरफ चला जाता है। इसकी डायरेक्शन होती है उन क्लाउड्स की तरफ। इसे देख के उस लॉन्ग आईब्राउज वाले एल्डर की पूरी बॉडी कांप जाती है। तुरंत ही वो अपनी हैंड सील्स को चेंज करता है, जिससे कई लाइटनिंग पिलर्स वहां से शूट हो गए थे। इनका टारगेट था वो फायर लोटस। हमें सुनाई देते हैं बैंग के साउंड। ये लाइटनिंग पिलर्स उस लोटस से टकराए तो थे, लेकिन इनसे 3 कलर के फायर लोटस की स्पीड रत्ती भर डिक्रीज नहीं होती। लोटस में से 3 फायर सीडलिंग्स बाहर आते हैं। ऑल्दो इनका साइज बस एक उंगली के बराबर ही था, पर ये तुरंत ही उन लाइटनिंग पिलर्स को वेपराइज कर देते हैं। फॉर्मेशन को बना रहे सभी लोग कांप जाते हैं। वो तीनों फायर सीडलिंग्स तो ऊपर की तरफ जा रहे थे, वहीं पे ये फायर लोटस उस थंडर क्लाउड की तरफ शूट हो जाता है। इस फायर लोटस को अपनी तरफ आते हुए देख तीनों एल्डर्स की आंखें एकदम पिनहोल की तरह श्रिंक हो जाती हैं। एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ वो चिल्लाते हैं, हेवन हॉल फॉर्मेशन को स्कैटर करो। लेकिन इससे पहले विंड लाइटिंग नॉर्दर्न पवेलियन के एक्सपर्ट्स इस पर रिएक्ट कर पाते, थंडर क्लाउड्स के इनर पार्ट से आता है खतरनाक एक्सप्लोजन का साउंड। इमीडिएटली एक फायर वेव, जो कि बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस थी, वो इन बादलों में से बाहर आती है। इतनी खतरनाक एनर्जी के सामने ये बादल बस 1 सेकंड तक लास्ट करते हैं, जिसके बाद ये अपने आप ही फट गए थे। फाइनली ये छोटे छोटे क्लस्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। विंड लाइटिंग पवेलियन के एक्सपर्ट्स और इन तीनों एल्डर्स ने मिला के इन सारे थंडर क्लाउड्स को बनाया था। क्योंकि अब ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो फिर इम्प्लीकेशंस भी इन्हीं के ऊपर आएंगी। जिन बादलों ने आसमान को सराउंड करके रखा था, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। टियानवे सिटी के आसमान में लगातार ग्रग की साउंड गूंजती है। जो लोग बिल्डिंग्स पे खड़े हुए थे, वो अपने मुंह के बल नीचे गिरते हैं। चारों तरफ से लोगों को खून की उल्टियां करते हुए देख टियानवे सिटी के सभी लोग अपने पसीने को पहुंचते हैं। आसमान में जो स्टॉर्म क्रिएट हुआ था, उसे भी फायर वेव पूरी तरीके से खत्म कर देती है। जिन बादलों ने कभी आसमान को सराउंड करके रखा था, अब ये आसमान पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। हमारे कानों में जाती है नीचे खड़े कुछ लोगों की आवाजें। एक बंदा कहता है, विंड लाइटिंग पवेलियन के तीनों एल्डर्स और उनके कई एक्सपर्ट्स ने मिलकर इस 9 हेवनली लाइटिंग प्रिजन फॉर्मेशन को बनाया था, लेकिन फिर भी इसे ट्रैप नहीं कर पाई। ये जियान बहुत ही टेरिफाइंग है। दूसरा बंदा कहता है, जियान ने विंड लाइटिंग पवेलियन के तीनों एल्डर्स और कई एक्सपर्ट्स से अकेले ही फाइट करी है। कुछ ही दिनों में जियान का नाम पूरे नॉर्दर्न रीजन में गूंजने वाला है। तभी एक बंदा हंसने लगता है। वो कहता है, ये देख के तो बहुत मजा आया। लगता है मेरी इस बार की ट्रिप वेस्ट नहीं हुई। अपनी लाइफ में इतनी इंटेंस बैटल मैंने कभी नहीं देखी। लगता है पूरी यंगर जनरेशन में जियान का कोई अपोनेंट ही नहीं है। तभी पहला वाला बंदा अपना एक्सप्रेशन चेंज करके बोलता है। वो कहता है, रूमर के हिसाब से विंड लाइटिंग पवेलियन में एक डिसाइपल है जिसका नाम है फंग शाओजिया। उसकी ट्रेनिंग टैलेंट को बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंसिडर किया जाता है। मोस्ट लाइकली वो ईस्टर्न पवेलियन की हेड बनेगी। आई वंडर क्या वो जियान के साथ फाइट कर पाएगी। जब पूरी सिटी में कन्वर्सेशंस चल रही होती हैं, वो तीनों एल्डर्स आसमान में अपनी बॉडीज को जैसे तैसे करके संभाल रहे थे। उनका सांस लेना भी काफी मुश्किल हो रहा था। वहीं पर उनके चेहरे एकदम ज़ॉम्बी की तरह सफेद होते हैं। जिस तरीके से क्लाउड्स फोर्सफुली स्कैटर हुए थे, इससे इंटरनली वो काफी हार्म हुए हैं। उस बड़ी आईब्राव वाले एल्डर के हाथ थोड़े कांपते हैं। फाइनली वो अपनी दांती मीस के बोलता है, रिट्रीट। ये सुन के जियान स्माइल करता है। वो
वो कहता है क्योंकि तुमने मुझे बाहर निकाल ही लिया है और मेरा तुमसे फाइट करना बहुत ही एग्जॉस्टिंग रहा है। अब तुम मुझसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा। ये कहने के साथ ही एक मेजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चारों तरफ फैलने लगती है। अगले ही पल में ये प्रेस हो गई थी उन तीनों एल्डर्स पे, जिनकी ब्रीदिंग अभी बहुत ही स्लगिश है। उनकी बॉडीज ऑलरेडी हैवीली इंजर्ड थी। जैसे ये हैवी अटैक वो रिसीव करते हैं, तीनों एक और खून की उल्टी कर देते हैं। हमें सुनाई दिया था गरग वाला साउंड। वो तीनों ही कैनन बॉल की तरह पीछे जाते हैं। मजे की बात यह है जैसे ही वो पीछे जा रहे होते हैं, उन तीनों ही के हाथों से स्टोरी रिंग्स बाहर आ जाती हैं। इन अंगूठियों को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से पकड़ के जियान ने अपने पास बुला लिया था। वो एल्डर फंग जब ये देखता है कि उसकी अंगूठी चुरा ली गई है तो वो बहुत ही फ्यूरियस हो जाता है। वो अपने मुंह से कुछ और भी बकवास करने वाला था, तभी साइड में से ग्लूमी एल्डर उसे रोकता है। वो कहता है हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये कहने के साथ ही इन तीनों ने अपनी दुईकी को रिलीज कर दिया था। लाइटनिंग की आवाज आती है। ये तीनों ट्रांसफॉर्म हो गए थे रे ऑफ लाइट में। टियानवे सिटी से जैसे ये बाहर निकलते हैं, इनकी स्पीड और भी इंक्रीज हो जाती है। पलक झपकते ही पूरी तरीके से गायब हो गए थे। जियान इन तीनों बुड्ढों को गायब होते हुए ध्यान से देखता है। अभी उसके हाथों में तीनों स्टोरेज रिंग्स थी। ऐसी बात नहीं थी कि वो इन तीनों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये बुड्ढे एकदम च्युइंग गम की तरह चिपके रहते हैं। अगर वो चैनियन की तरह इन्हें फोर्स कर देता है तो फिर जियान को भी काफी सफर करना पड़ सकता है। इन तीनों को उसने डिफीट तो कर दिया था, लेकिन इन्हें मारना काफी महंगा पड़ेगा। जियान का ध्यान जाता है इन स्टोरेज रिंग्स पे। वो इन्हें धीरे से सहलाता है क्योंकि टियान जुंजे की वो स्ट्रेंथ को बोरो कर रहा था, तो इनके स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जियान की मेंटल एनर्जी तुरंत ही इनके अंदर एंटर करती है। थोड़ी सी सर्च के बाद 3 ब्राइट ग्लो बाहर आए थे। फाइनली ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं 3 स्क्रोल्स में। ये तीनों सिल्वरी स्क्रोल्स वही थे जैसा स्क्रोल उसे चैनियन से मिला था। इवन इनके सरफेस के ऊपर जो ब्लड वेन्स थी वो भी बहुत सिमिलर होती हैं। क्लियरली ये स्क्रोल 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी का पार्ट्स होंगे। ऑल्दो जियान के हाथ में अब 4 स्क्रोल्स आ चुके हैं, लेकिन ये बात उसके दिमाग में अभी भी क्लियर नहीं थी कि उसे ये पूरी टेक्निक मिली जाएगी। इस बारे में सोच के जियान काफी एंग्शियस फील करने लगा था। ऑफ कोर्स वो ऐसी सिचुएशन में इन्हें खोल के नहीं देखेगा। एक इशारे पे चले गए थे सीधा स्टोरेज रिंग में। इमीडिएटली जियान का ध्यान जाता है उस होंगटियन शाओ पे, जो कि अर्थ डीमन पपेट को डिले कर रहा है। इस बुड्ढे को देख के जियान की आंखों का जो किलिंग इंटेंट था, इतनी नफरत तो वो विंड लाइटिंग पवेलियन से भी नहीं करता था। वो जानता था कि चैनी ने उसके हाथों से मर चुका है। ये खबर ही इस बुड्ढे ने फैलाई होगी, और जो भी जियान की टेक्निक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन विंड लाइटिंग पवेलियन के पास पहुंची है, वो भी इसी मोटी चमड़ी ने रिवील करी होगी। भले ही जियान विंड लाइटिंग पवेलियन के तीनों एल्डर्स को आज नहीं मार पाया, लेकिन इस बुड्ढे का तो आज ही खेल खत्म करना है। होंगटियन शाओ जो कि डीमन पपेट से लगातार फाइट में एंगेज था, वो भी सेंस कर लेता है कि तीनों एल्डर्स हारने के बाद यहाँ से भाग गए हैं। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत ही एक्सट्रीमली अगली हो जाता है। वो कहता है 3 ओल्ड बेस्टर्ड्स। उसने अर्थ डीमन पपेट को थोड़ा फोर्स बैक ही किया था, तभी वो सेंस करता है कि दूर से आइस कोल्ड आंखें उसको काफी ध्यान से देख रही हैं। इनमें चिलनेस बहुत ही डेंस थी। इन आंखों के किलिंग इंटेंट की डेंसिटी को सेंस करके होंगटियन शाओ का चेहरा भी एकदम सफेद पड़ने लगा था। उसका मन हो रहा था कि वो अपने सर को दीवार में जाके दे मारे। इस समय होंगटियन शाओ को फाइनली समझ में आ गया था कि उसने किस तरीके के फ्राइटिंग एग्जिस्टेंस को प्रोवोक किया है। एक फ्लेम जैसी फायरी रेड दुई होंगटियन शाओ को कवर कर लेती है। अपनी सोर्ड्स को टाइटली पकड़ के वो अर्थ डीमन पपेट से फाइट कर रहा होता है। जब डीमन पपेट और ये दोनों सोर्ड्स कोलाइड होती है तो हमें सुनाई देती है क्लैंक क्लैंक की आवाज। होंगटियन शाओ भी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करने लगा था। अर्थ डीमन पपेट की बॉडी पे कुछ सफेद स्कार्स क्रिएट होते हैं, लेकिन कोई भी ब्लड बाहर नहीं आता। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इस अर्थ डीमन पपेट को इन इंजरीज की कोई परवाह नहीं है। वो लगातार अपने पंचेस को एक बूम साउंड के साथ आगे की तरफ शूट करता जा रहा था। ऐसे रूथलेस अटैक्स की वजह से होंगटियन शाओ काफी मिजरेबल तरीके से डॉज करता हुआ दिखाई देता है। आफ्टर ऑल वो एक इंसान था। ऐसी बात नहीं है कि वो अर्थ डीमन पपेट की तरह कोई पेन को फील न करता हो। मौका मिलते ही वो अपनी आंखों के कॉर्नर से एक स्पेस को देखता है जहाँ से एक फिगर उसकी तरफ आगे चला आ रहा था। उसका ऑलरेडी अगली फेस और भी डार्क हो जाता है। गुस्से में आके वो अपने ब्लेड को और भी खतरनाक तरीके से डांस करवाने लगता है। ये शार्प ब्लेड शुआ शुआ साउंड के साथ अर्थ डीमन पपेट के फिस्ट से कोलाइड हो रहे थे। होंगटियन शाओ की आंखें और भी कोल्ड हो जाती हैं। वो कहता है फायर स्प्लिटिंग ब्लेड। तुरंत ही पूरे बड़े ब्लेड को फायरी दुकी कवर कर लेती है। होंगटियन शाओ उस ब्लेड को पूरी ताकत से स्विंग करता है। ये ब्लेड जाके सीधा टकराता है डीमन पपेट की आर्म में। इस अटैक की वजह से पपेट की आर्म में करीब आधा इंच गहरा घाव हो जाता है, जहाँ से हम चीची साउंड के साथ व्हाइट स्मोक को बाहर निकलते हुए देखते हैं। इतने खतरनाक अटैक को सफर करने के बाद भी पपेट की वो खाली आंखें बिल्कुल बदलती नहीं। वो अपने दूसरे हाथ से फिस्ट को आगे शूट करता है, जो कि सीधे जा लगता है होंगटियन के चेस्ट पे। जैसे इस फिस्ट अटैक की स्ट्रेंथ होंगटियन शाओ की बॉडी में ट्रांसफर होती है, उसके गले से एक मफल्ड साउंड बाहर आता है। उसकी कांपती हुई बॉडी थोड़ी पीछे जाती है। मुंह में आए खून को वापस से स्वॉलो कर लेता है। होंगटियन शाओ ने अपनी बॉडी को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज किया था। इससे पहले वो और कुछ कर पाता, एक इंडिफरेंट चिली आवाज उसके कानों में जाती है। वो कहता है तुमने मेरे पपेट को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करी? समय आ गया तुम्हारी मौत का। जैसे ही आवाज उसके कानों तक गई थी, उसकी आंखें तुरंत ही श्रिंक हो जाती हैं। जहां जियान खड़ा था वो दोबारा वहां देखता है, लेकिन उसे दिखाई देती है एक आफ्टर इमेज जो कि डिसअपियर हो रही थी। तुरंत ही उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। उसकी बॉडी में चिल फैली थी, तभी एक फ्राइटनिंग विंड उसके पीछे से आती है। अपने शॉक्ड चेहरे के साथ वो पीछे मुड़ता है। उसके हाथ का वो ब्लेड बिल्कुल हेजिटेट
हेजिटेट नहीं करता। होंग टियानशाओ पूरी दुकी को सप्लाई करके इस ब्लेड को स्विंग कर देता है। उसकी स्वॉर्ड घूमी थी, इससे आके टकराती है एक बड़ी सी कैनन बॉल। दोनों ही अटैक थोड़ी देर तक पॉज होते हैं। अचानक से होंग टियानशाओ का हाथ ट्रेम्बल करने लगता है और वो कैनन बॉल फट जाती है। साउंड प्रोड्यूस हुआ था बैंक का, इसमें से एक इनविजिबल वेव फैलती है। होंग टियानशाओ जो कि सबसे आगे था, इससे टकरा के उसका गला दोबारा से मीठा हो जाता है, मतलब खून दोबारा मुंह में आ गया था। उसके होठों के कॉर्नर से ब्लड टपकने लगता है। अब इसके बारे में चिंता करने का उसके पास टाइम ही नहीं था। होंग टियानशाओ जल्दी से बोलता है, लिटिल ब्रदर जियान, ये ग्रेज विंड लाइटिंग पवेलियन और तुम्हारे बीच की है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे अटैक करने के लिए फोर्स किया गया था। जियान की नजर होंग टियानशाओ के चेहरे पे जाती है। उसकी नजरों में एक रिडिक्यूल था। ये बुड्ढा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत जल्दी भागता है। जियान कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये बिलीव करने वाला हूँ? ये सुन के होंग टियानशाओ का एक्सप्रेशन और भी डल हो जाता है। चारों तरफ नजरें घुमा के वो कहता है, लिटिल ब्रदर जियान, इस मैटर को लेके हमारे होंग क्लैन की भी गलती रही है। तुम्हारी जो भी डिमांड्स हैं, हम उन्हें एज अ कंपनसेशन बिल्कुल पूरा करेंगे। जियान के फुटस्टेप पॉज होते हैं। वो एक इंटरेस्ट के साथ बोलता है, कंपनसेशन। जब उसे दिखता है कि जियान इंटरेस्टेड लग रहा है तो होंग टियानशाओ अपने दिल में काफी खुश होता है। वो तुरंत ही नॉड करता है। ऑल्दो उसके चेहरे पे काफी सिंसियर एक्सप्रेशन था, लेकिन अंदर से उसके दिल में विशियसनेस भरी हुई थी। वो अपने मन ही मन में बोलता है, जिस तरीके से एल्डर वुड ने बोला था, इस लड़के की स्ट्रेंथ आती है सोल बॉडी से। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कंडीशन उसकी ज्यादा समय तक लास्ट नहीं करेगी। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, इसकी कंडीशन वीक होने वाली है। उस समय मुझे इसको मारना ही होगा। इस लड़के की वजह से मेरे होंग क्लैन को बहुत नुकसान हुए हैं और तो ये अपने दुश्मनों की तरफ बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाता। तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मेरे होंग क्लैन को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। इस वजह से इसे मरना ही होगा। ऑल्दो ये सभी ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन इसके चेहरे पे तो स्माइल्स ही स्माइल्स थी। अपने घमंड को दूर फेंक के वो बोलता है, लिटिल ब्रदर जियान, जब तक तुम्हारी ये इंटेंशंस रहती हैं, मेरा होंग क्लैन इन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर हमारी दुश्मनी रिजॉल्व हो सके तो हम फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। अभी जियान को देख के तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत डीप थॉट में है। थोड़ी देर बाद वो एक नोड के साथ बोलता है, अगर सीनियर होंग की ऐसी इंटेंशंस हैं तो फिर ये नेचुरली काफी। इससे आगे जियान कुछ बोल पाता, उसकी आंखें तुरंत ही डार्क और चिली हो जाती हैं। ये देख के होंग टियानशाओ के दिल में आवाज आती है, नॉट गुड। लेकिन इससे पहले वो डॉज कर पाता, एक फ्राइटनिंग विंड उसके सामने अपीयर होती है। होंग टियानशाओ तुरंत ही चिल्लाता है, जियान, तेरी मुझे डिसीव करने की हिम्मत कैसे हुई? वो इस अटैक की खतरनाक स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा था। ये अपने पीछे की तरफ दोनों तलवारों को घुमाता है। हमें सुनाई देती है क्लैंक क्लैंक की साउंड। ये तलवारें टकराई थी डीमन पपेट से, लेकिन डीमन पपेट बिल्कुल पीछे नहीं जाता, बल्कि ये आगे बढ़ता है। होंग टियानशाओ की बाहों को खोल के वो उसे हग कर लेता है। जब उसकी पूरी बॉडी रिस्ट्रेन कर ली जाती है, होंग टियानशाओ एकदम स्टार्टल हो जाता है। तुरंत ही उसने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। वोल्केनो की तरह एक फायर दुकी उसकी बॉडी से बाहर आती है, लेकिन जैसे जिया ने ऑर्डर्स दिए थे, अर्थ डीमन पपेट बिल्कुल हिलता भी नहीं है। इस पूरी फायर दुकी को तो इसने इग्नोर ही कर दिया था। होंग टियानशाओ जियान की इंटेंशंस के बारे में समझ गया था। वो जान गया था जैसे ही अर्थ डीमन पपेट उसे रिस्ट्रेन करेगा, जियान उसके ऊपर एक किलिंग ब्लो लॉन्च करने वाला है। उसकी आंखों में क्रेजीनेस आती है। वो कहता है, अगर लड़के तू मुझे इतनी आसानी से मारना चाहता है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल बात नहीं है। उसके अंदर की दुकी कोलाइड होने लगी थी। इमीडिएटली एक वाइल्ड और वायलेंट फोर्स बाहर आती है। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बुड़बक भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना चाहता है। लगता है जियान ने होंग टियानशाओ की इंटेंशंस को पहले ही समझ लिया था। तुरंत ही उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। एक घोस्ट की तरह वो आगे बढ़ गया था। उसकी आंखें एकदम आइस कोल्ड थी। सामने अपीयर होता है एक ग्रीन कलर का पाम। ये कर्ल होके बन जाता है एक फ्लेम कोन की तरह, जो कि आगे पेनिट्रेट करता हुआ चला जाता है। हमें सुनाई दिया था एक चीज साउंड। जो होंग टियानशाओ स्ट्रगल कर रहा था, उसकी बॉडी तुरंत ही स्टिफ पड़ जाती है। काफी डिफिकल्टी से वो अपना सर नीचे झुकाता है। उसे दिखाई देता है कि एक फायर हैंड ने उसके चेस्ट को पेनिट्रेट कर दिया है। उसकी आंखों की विशियसनेस पीक पे पहुंचने वाली थी, उससे पहले वो सॉलिडिफाई हो जाती हैं। होंग टियानशाओ की लाइफ फोर्स को एक ही बार में खत्म करने के बाद जियान का चेहरा अभी भी एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो अपने हाथ को होंग टियानशाओ के फोरहेड पे ले जाता है। हम उसे वायलेंटली पुल करते हुए देखते हैं। एक इल्यूजनरी स्पिरिचुअल बॉडी तुरंत ही बाहर आती है। इस सोल बॉडी को जियान ने पुल आउट किया ही था। तुरंत ही कर्सेस को बरसाना शुरू कर देती है। वो कहता है, लिटिल बैस्टर्ड जियान, आज मैं तुझे लेके हेल तक जाऊंगा। हाउएवर, इससे पहले सोल बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो पाती, जियान के अंदर से एक मैजेस्टिक सोल फोर्स बाहर आती है, जो कि स्पिरिचुअल बॉडी से टकरा गई थी। तुरंत ही होंग टियानशाओ की सोल बॉडी हो गई थी इल्यूजनरी, और जो कॉन्शियसनेस उसकी आंखों में होती है वो भी डिसअपीयर हो जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है स्पिरिट्स के बीच का कोलिजन। अगर कोई केयरलेस रहता है तो दूसरी पार्टी का तो दिमाग खराब हो ही जाएगा, बल्कि खुद के भी फ्यूज उड़ सकते हैं। अच्छी बात है कि जियान के पास थी टियानजुनजे की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो फिर होंग टियानशाओ इसका सामना कैसे ही कर सकता था। जैसे ये कोलिजन हुआ था, होंग टियानशाओ की सोल की कॉन्शियसनेस एकदम इरेज हो गई थी। जैसे ही होंग टियानशाओ की आंखें ब्लरी हो रही थी, जियान एकदम ब्रूटल तरीके से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को होंग टियानशाओ की सोल के अंदर ले जाता है। सारी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद जियान ने इसे इरेज कर दिया था। उसके एक ही इशारे पे एक जेड बोतल सामने आती है, जिसमें रख दी जाती है होंग टियानशाओ की सोल। जियान उस जेड बोतल के मुंह को टच करता है। तुरंत ही फॉलन हार्ट फ्लेम उसे कवर कर लेती है। जैसे ही वो अपने हाथ को वेव करता है, होंग टियानशाओ की सोल बॉडी चली जाती है स्टोरेज रिंग में। जियान अपने कपड़े झाड़ जोड़ के बोलता है, एक 5 स्टार दोजों की स्पिरिट और बॉडी, मुझे इस बार काफी अच्छे रिवॉर्ड्स
स्किल्स मिले हैं। जैसे ही मुझे एक और लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर मिलेगा, मैं एक और पपेट को रिफाइन कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स इसकी प्री कंडीशन है कि मैं इतना लकी रहता हूँ, क्योंकि इन्हें रिफाइन करने में फेलियर भी होते हैं। आसमान में हुए इस एक्सचेंज को पूरी टियानबे सिटी ने विटनेस किया था। जब वो देखते हैं कि होंगटेन शाओ का क्या एंड हुआ है, सभी लोग अपने सलाइवा को कटकते हुए दिखाई देते हैं। ये लड़का सच में बहुत विशियस है। इसके सेक्शंस की वजह से होंग क्लैन बेसिकली फिनिश हो चुका है। उनके एंसेस्टर होंगटेन शाओ की मौत के बाद उनकी स्ट्रेंथ एकदम रोड पे आ गई है। जो क्लैन कभी डोमिनेट करता था पूरी टियानबे सिटी को, आज जियान नाम के यंग मैन ने इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। लगता है होंग क्लैन एक लोहे की दीवार से टकराया है। जियान अर्थ डीमन पपेट को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है हान क्लैन पे। उसकी बॉडी मूव होती है, वो तुरंत ही आसमान से डिसअपीयर हो जाता है। हान क्लैन के डीप मैनर में से हान शुए जियान को डिसअपीयर होते हुए देखती है। उसके चेहरे पे एक एंग्शियसनेस दिखाई दे रही थी। इससे पहले वो अपनी दुई की विंग्स को ओपन करके आसमान में जा पाती, पीछे से सुनाई देती है एक आवाज। वो कहता है विंड लाइटिंग पवेलियन फ्यूचर में हान क्लैन को हॉस्टेजेस के रूप में नहीं यूज करेगा। जब तक तुम्हारा हान क्लैन मेरा नाम रिवील नहीं करता, तुम लोग सेफ रहोगे। ये सुन के हान शुए और हान यू पीछे मुड़ के देखती हैं। उन्हें दिखाई देता है कि यंग मैन जो कि यार्ड में अपीयर हुआ था। हान शुए तुरंत ही एक्साइटेड होकर 2 कदम आगे लेती है, लेकिन अगले ही पल में उसे कुछ समझ में आ गया था। वो एक सैड एक्सप्रेशन को लेकर जियान से बोलती है, तुम यहाँ से जाने के बाद दोबारा लौटने वाले नहीं हो क्यों? हान शुए की आवाज सुनकर जियान एक स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, मैंने विंड लाइटिंग नॉर्दर्न पवेलियन को ऑलरेडी ऑफेंड कर दिया है। अगर मेरा कनेक्शन तुम लोगों के साथ लगातार बना रहता है तो फिर आज की ये परेशानी दोबारा अवकर हो सकती है। लेकिन चिंता मत करो, जब मेरी स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच जाएगी, जब मुझे विंड लाइटिंग पवेलियन की चिंता न हो, तो फिर मैं हान क्लैन को दोबारा विजिट करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि तब तुम मुझे भगा न देना। हान शुए अपने लिप को बाइट करती है। अभी उसकी बॉडी ट्रेम्बल भी होने लगी थी। वो जानती है कि आज जियान जा रहा है, उससे फ्यूचर में मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा। साइड में खड़ी हान यू के चेहरे पे भी एक सैड एक्सप्रेशन होता है। वो एक स्टेप आगे लेके बोलती है, जियान तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। हमारा हान क्लैन तुम्हारे इस फेवर को हमेशा याद रखेगा। जियान कहता है, सीनियर हान यू आप क्या बात कर रही हो? जो मैंने ट्रबल क्रिएट किया था, मैं बस यहाँ पे उसे सॉल्व कर रहा हूँ। साइड में खड़ी पेल फेस्ड हान शुए को देख के वो एक गहरी सांस लेता है। वो अपने दोनों हाथों को कव करके बोलता है, ब्रदर हान चोंग और बाकी के लोगों को मेरी तरफ से गुड बाय बोलना। सेंट्रल प्लेन्स रीजन में आने के बाद तुम लोग मेरे पहले दोस्त हो। होपफुली हम फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे। ये कहने के बाद जियान की बॉडी ट्रेम्बल होती है। अगले ही पल में वो डिसअपीयर हो गया था। डिसअपीयर होते हुए जियान को हान शुए लगातार देखती रहती है। फाइनली उसने हानियो को हक कर लिया था। फिर क्या आंसुओं का सैलाब आ जाता है। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हानफे वहाँ पे तुरंत ही अपीयर होते हैं, लेकिन जब वो हान शुए को रोते हुए देखते हैं तो वो भी काफी हेल्पलेस फील करते हैं। वो आसमान की तरफ देखते हुए बड़बड़ाते हैं, लिटिल फ्रेंड जियान तुम्हारा ये फेवर हान क्लैन हमेशा याद रखेगा। फ्यूचर में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसे रिपे करेंगे। और भाई इसी के साथ खत्म हो जाता है हमारा ये वाला एपिसोड। इस फाइट के लिए मैं तुम्हें कल तक वेट नहीं करवाना चाहता था। तुम्हें ऐसे एपिसोड्स कैसे लगते हैं कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि अगर मुझे मालूम नहीं पड़ेगा तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसे एपिसोड्स ना आए। अपने सजेशंस को लगातार शेयर किया करो, सो दैट हमारी कम्युनिटी जल्दी से ग्रो हो और तुम्हारी चॉइसेस के बारे में भी मुझे पता चले। वेल आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा एक्साइटिंग और एक्सट्रीम होने वाले हैं। जियान का 2 जोंग का ब्रेक थ्रू वाला टाइम भी आ गया है, जहाँ पे दोबारा से नए नए पंगे क्रिएट होंगे। विंड लाइटिंग पवेलियन से अब दुश्मनी हो ही गई है, तो ये लोग भी काफी टाइम तक जियान की उंगली करते ही रहेंगे। जियान कहाँ पे जाके ब्रेक थ्रू करेगा 2 जोंग में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। साथ ही में और भी कई सरप्राइजेस वेट कर रहे होंगे। इसमें कोई लाइक टारगेट वगैरह नहीं रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तुम्हारी भाई ने बिल्कुल डिटेल्स मिस नहीं करी है। चैनल को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से तुम्हें आने वाले एपिसोड्स की अर्ली एक्सेस भी मिल जाएगी। जैसे ही मैं ऑनलाइन वीडियो को करता हूँ वो तुरंत ही तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगा, वरना एपिसोड सुबह 8 बजे तो आता ही है। उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक करना, राइट साइड में चिपका देता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड को, ऑफ कोर्स जब ये रिलीज होगा। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टाटा बाय बाय।